मैं आपका अपना केमिस्ट्री सर शेखर सर आज आप लोगों के लिए क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट लेके आया हूँ। और ये वीडियो जो स्पेशली होने वाली है वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए होने वाली है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसे बोलते हैं सॉलिड स्टेट और इसे हिंदी में बोलते हैं ठोस अवस्था। ठीक है बेटा। आज मैं आपको इस चैप्टर की कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ। सबसे पहले बता दूं, ये चैप्टर जो है 3 नंबर का होता है। इसमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है और जो दूसरा क्वेश्चन है वो 2 नंबर का आता है, वो न्यूमेरिकल हो सकता है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले बता दूं इस चैप्टर के कुछ बेसिक्स। ठोस अवस्था जो होती है वो किसकी अवस्था होती है? पदार्थ की। तो बहुत सारे बच्चों को पदार्थ की ही परिभाषा नहीं पता होगी। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट से पढ़ाता हूँ। सर पदार्थ क्या होता है? तो आप लोग ध्यान से देखो। पदार्थ की आपने 11th क्लास में परिभाषा सुनी होगी। ऐसी कोई चीज जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और कुछ ना कुछ वह इस ब्रह्मांड में जगह घेरती हो, कुछ ना कुछ स्थान घेरती हो। जैसे ये मार्कर उठा लूं, इस मार्कर में कुछ ना कुछ वजन है, ये कुछ ना कुछ जगह घेर रही है, तो ये क्या कहलाएगी? पदार्थ। मैं हूं तो मेरा भी कुछ ना कुछ वजन है, मैं इस दुनिया में इस ब्रह्मांड में कुछ ना कुछ स्थान घेरे हुए हूँ, तो मैं कह सकता हूँ इस दुनिया में सारी चीजें जो होती हैं क्या होती हैं? पदार्थ। जो हमें दिख रही है ना, और जिनमें कुछ ना कुछ वजन होता है, जो कुछ ना कुछ स्थान कर रहे हैं, क्या होती हैं? पदार्थ होते हैं। पदार्थ आपको पता चलेगा। अब पदार्थ पता चलने के बाद आपको पता होना चाहिए पदार्थ की अवस्था है। अब यहाँ पर जो है ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से स्टार्ट होने वाला है। अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। मैं आपसे पूछूं पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है, तो आप सब लोग जानते हो सर पदार्थ की 3 अवस्था होती है। ठोस, द्रव, गैस होने को 5 होती हैं। एक बोस-आइंस्टीन होती है, एक प्लाज्मा होती है, लेकिन जनरली मोटे तौर पर 3 होती है, ठोस, द्रव, गैस। और मैं आपसे पूछूं ठोस, द्रव, गैस जो होती है इनकी परिभाषा क्या होती है, तो आप बहुत ही बेसिक सा आंसर दोगे सर ऐसी अवस्था पदार्थ की जिसमें अणु जो है अवयवी अणु वो बहुत पास होते हैं, ठोस कहलाती है। ऐसी अवस्था जिसमें अवयवी अणु बहुत दूर ज्यादा होते हैं उसे गैस कहते हैं। लेकिन ऐसी अवस्था जिसमें अवयवी कण जो अणु हैं वो ठोस से कम और गैस से ज्यादा पास होते हैं उसे द्रव कहते हैं। लेकिन अब आप लोग 12th क्लास में आ चुके हो, तो ये जो परिभाषा है ये प्रॉपर तरीके से उस लेवल की नहीं है। तो अपन को सबसे पहले जानना है 12th क्लास के स्टैंडर्ड की डेफिनेशन, परिभाषा। ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं पदार्थ की परिभाषा को परिभाषित करने के लिए 2 कारक होते हैं। पहला कारक जो होता है वो होता है अंतः आणविक आकर्षण बल, और जो दूसरा कारक होता है उसे हम बोलते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है बेटा। ये तो आपका पहला फैक्टर मैंने ए मान लिया और ये मैंने मान लिया बी कारक। ठीक है। ये ए कारक हो गया, ये मैंने क्या मान लिया? बी कारक मान लिया। सबसे पहले तो कारक का मतलब समझेंगे, इन कारकों का काम क्या होता है। तो बात करें अंतः आणविक आकर्षण बल। सर इस ए कारक जो पहले नंबर का कारक है इसका क्या काम होता है? तो इसके नाम में इसका सब कुछ छुपा हुआ है। अंतः आणविक, अणु के बीच, अंतः मतलब मध्य, अणु के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, अणु के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। और मैं लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा चुका हूं, आकर्षण बल का मतलब होता है अणु को पास लाने का। मतलब इसका अगर मैं शॉर्ट टर्म में आपको मतलब बताऊं, अगर ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो अणु क्या होंगे? बहुत पास पास होंगे, क्योंकि आकर्षण बल है। अंतः आणविक आकर्षण बल मतलब अणु को पास लाने का काम करता है। और इसकी बात करूं ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा मतलब जो ऊष्मा से प्राप्त होती है, गर्मी से प्राप्त होती है। और अब आप मौसम जो चल रहा है वो किसका चल रहा है? गर्मी में। आप धूप में कितनी देर खड़े हो सकते हो? 1 मिनट भी नहीं। आप जैसे ही धूप आपके ऊपर आएगी आप तुरंत गति करना स्टार्ट कर दोगे, तुरंत चलना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपको धूप से क्या मिलने वाली है? ऊष्मीय ऊर्जा। इसी वजह से जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है वो अणुओं को दूर भगाने का, या शॉर्ट टर्म में बोल सकता हूं गति कराने का काम करती है। आपके ऊपर धूप पड़ी,
धूप से क्या निकली? ऊष्मा। ऊष्मा से आपको क्या मिली? ऊष्मीय ऊर्जा। जैसे ही आपके ऊपर ऊष्मीय ऊर्जा आई, आप तुरंत गति करना स्टार्ट कर दोगे और छाया की तरफ चले जाओगे, क्योंकि ऊष्मीय ऊर्जा का काम क्या होता है? गति कराने का। किसी भी चीज को अगर आप गर्म करते हो, वो तुरंत गति करना, या उस चीज के जो भी आपके अणु होंगे वो गति करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अपन को पहले दोनों फैक्टर का मतलब समझ आ गया। सर ये वाला कारक तो अणु को पास लाता है, ये दूर भगाता है, मतलब गति कराता है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं इन दोनों से हम पदार्थ की अवस्थाओं को किस प्रकार वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे वर्गीकरण। अब मैं आप लोगों से बोलूं, मेरे पास कोई दो कारक हैं, तो उनमें तुलना करने के कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो देखना ध्यान से। अगर मेरे पास एक हरा मार्कर और एक ब्लैक काला मार्कर है, मैं इन दोनों की तुलना करूं तो मेरे पास पहला ऑप्शन, ये वाला मार्कर बहुत अच्छा है, ये वाला बहुत गंदा है, मतलब ये बहुत अच्छा है इसकी कंपेरिजन में। दूसरा कंपेरिजन क्या होगा? दूसरी तुलना, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत कम अच्छा है। और तीसरी कंपेरिजन, ये दोनों एक जैसे हैं। आपके पास अगर दो चीजें, और दो चीजों में आप तीन तरीके से तुलना कर सकते हो। तो केस फर्स्ट मैंने मान लिया, पहले केस में मैंने आपको मान लिया कि अंतः आणविक आकर्षण बल जो है वो बहुत ज्यादा है, किसकी तुलना में? ऊष्मीय ऊर्जा की तुलना में। ठीक है, केस सेकंड आपने मान लिया, अंतः आणविक आकर्षण बल बराबर है किसके? ऊष्मीय ऊर्जा के। और केस थर्ड में मान लिया आप लोगों ने अंतः आणविक आकर्षण बल बहुत कम है, किसकी तुलना में? ऊष्मीय ऊर्जा की तुलना में। ध्यान समझना, पहला केस ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा है इसकी तुलना में। दूसरा केस ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों इक्वल है, लगभग बराबर है। तीसरा केस ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा है इसकी तुलना में। तीन ही केस हो सकते हैं। तीनों केसों को अगर हम ध्यान से देखें, अगर अंतः आणविक आकर्षण बल का मान बहुत ज्यादा है ऊष्मीय ऊर्जा की तुलना में, इसका मतलब समझो कि अगर आकर्षण बल ज्यादा है तो अणु बहुत ज्यादा पास होंगे, ऊष्मीय ऊर्जा बहुत कम। ये जो तीन ग्रेटर देन निशान लगे ना, तीन, इसका मतलब है 0.0001%, बहुत ही ज्यादा कम। मतलब इस केस में अणु बहुत ज्यादा पास है और गति ना के बराबर कर रहे हैं। तो ये तो आपको पता होगा कौन सी अवस्था हो गई? ठोस अवस्था। ये तो सर अगर मैं आपकी इस दीवार की बात करूं, इस बोर्ड की बात करूं, तो देख सकते हो इस बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड के जो अणु हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं। इस बोर्ड के अणु क्या कहीं एक दूसरे की तरफ गति कर रहे हैं? अगर गति करते तो ये बोर्ड खिसक के उधर चला जाता, अणु उधर चले जाते, लेकिन नहीं, इस वाली अवस्था में अणु बहुत पास हैं, गति नहीं कर रहे। तो सर इस अवस्था का जो नाम होगा वो कौन सी अवस्था होगी बेटा? ठोस अवस्था। ठीक है, केस सेकंड में बात करते हैं कि अगर अंतः आणविक आकर्षण बल और ऊष्मीय ऊर्जा दोनों के मान बराबर है। ध्यान समझना, मतलब इस केस में आपके अणु पास भी हैं और गति भी कर रहे हैं। एक फैक्टर दूसरे फैक्टर के बिल्कुल बराबर है, अणु पास भी है और गति भी कर रहा है। ऐसा तो सर पानी में देखा है मैंने। जैसे ही आपने एक गिलास पानी लिया, सतह पर फैलाया, तो पानी की सतह गति करती हुई जाती नहीं जाती? क्या आपने ऐसा देखा है? आपने गिलास से पानी फैलाया और जो सतह पे चार बूंदें उस दिशा में चली गई, चार इधर चली गई, चार सामने, चार मेरी ओर। ऐसा देखा है कभी? नहीं होता ना। जैसे ही हम पानी का गिलास सतह पर फैलाते हैं तो उस गिलास की जो पानी की सतह होती है, द्रव की जो सतह होती है, वो गति करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। इसका मतलब द्रव में अणु पास भी हैं और गति भी कर रहे हैं। तो सर केस सेकंड से जो हमें अवस्था प्राप्त होगी उसे बोलेंगे द्रव अवस्था। ठीक है बेटा, अब केस थर्ड देखते हैं। अगर अंतः आणविक आकर्षण बल बहुत कम है और उसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा है, ध्यान समझो कि इसका मतलब अणुओं को पास लाने वाला जो कारक है वो तो बहुत कम है और उसमें ऊर्जा
उनको गति कराने वाला कारक बहुत ज्यादा है। ये तो सर हमने देखा है कि जैसे ही किचन में जो अपना सिलेंडर होता है उसका पिस्टन दबाते हैं या अपन गैस खोलते हैं, तो गैस खोलते ही उस बर्नर में से गैस के अणु सीधे वायुमंडल में चले जाते हैं। आपने कभी देखा है गैस के अणु आपको दिख रहे हो, गति कर रहे हो? नहीं। गैस के अणुओं के बीच बिल्कुल भी प्यार नहीं होता, बिल्कुल भी आकर्षण बल नहीं होता, ना के बराबर होता है। 3 ग्रेटर देन का मतलब ना के बराबर। ऐसी चीज जिसमें अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बिल्कुल बहुत ही कम और अणु गति बहुत तेजी से कर रहे हो, उसे क्या बोलते हैं हम? गैसीय अवस्था। इसे बोलते हैं सर गैस अवस्था। अब तो समझ आ गया होगा। आपने देखा होगा जैसे ही घर में जो सिलेंडर होता है उसका पिस्टन दबाते हैं तो बहुत तेजी से गैस बाहर की ओर निकलती है। इसका मतलब अणु गति करने के लिए तैयार है पूरी तरह से। उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है? बहुत है, ना कि बराबर। और जो बल होता है उसे बोलते हैं वान डेर वाल बल। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो इस तरह, क्योंकि इन दोनों कारकों में 3 तरह की तुलना की जा सकती है और 3 तरीके की तुलना के आधार पर पदार्थ की अवस्थाओं को 3 भागों में बांटा गया। अगर अंतः आणविक आकर्षण बल बहुत ज्यादा है उसमें ऊर्जा की तुलना में अवस्था ठोस अवस्था, अंतः आणविक आकर्षण बल उसमें ऊर्जा दोनों ही बराबर हैं तो द्रव अवस्था, और अगर अंतः आणविक आकर्षण बहुत कम है उसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये कौन सी अवस्था? गैस अवस्था। तो इस तरह हमने पदार्थ की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया। ये दोनों अवस्थाएं आपने 11th क्लास के 5वें अध्याय में पढ़ी होंगी। 5वां चैप्टर है ना, उसमें पढ़ी होंगी गैसीय अवस्था, द्रव अवस्था। आपने पढ़ा होगा, इनका प्रश्न पढ़ा होगा, इनकी श्यानता पढ़ी होगी। गैस की आपने एक वान डेर वाल बल पढ़े होंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अणुगति सिद्धांत पढ़ा होगा। तो ये दोनों चैप्टर अपन 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। 11th के अपन को 12th में कौन सा पढ़ना है? ठोस अवस्था वाला पढ़ना है। ठीक है, तो चलो हम अब स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का चैप्टर 1। तो यहां पर जिन बच्चों ने कॉपी नहीं किया है वो आराम से कॉपी कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब पढ़ेंगे हम ठोस अवस्था में सबसे पहला टॉपिक चैप्टर का ठोसों के गुण। अब आप लोगों को सबसे ज्यादा मजेदार वाली बात यह है कि ये बिल्कुल भी याद नहीं करने, ऑटोमेटिकली कॉमन सेंस वाली बात है। आपको सब पता है, आपको ठोसों के बारे में सब पता है। आपको पता है मार्कर ठोस है, इसके अणु बहुत पास हैं, इसके अणु गति नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके अणुओं के मध्य लगने वाला जो अंतः आणविक आकर्षण बल है वो क्या है? बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस मार्कर के आधार पर ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है आकार एवं आयतन निश्चित होता है। आपको पता है इस मार्कर का आकार बिल्कुल निश्चित है और आयतन भी निश्चित है, ना तो ये कहीं से बढ़ रहा है ना ही कहीं घट रहा है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, इसके अणु बहुत पास पास होते हैं। ठोसों के अणु बहुत पास पास होते हैं। मार्कर के अणु आप देख पा रहे होंगे, क्या आपको मार्कर के आर पार दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना, इसका मतलब अणु बहुत पास पास है। इसकी वजह से अत्यधिक कठोर एवं दृढ़ होते हैं। मार्कर कहीं ऐसा करने पर टूट रहा है क्या? क्या ये ऐसे करने पर पिघल रहा है क्या? नहीं पिघल रहा ना, क्योंकि ये जो मार्कर है, क्योंकि इसके अणु बहुत पास पास हैं, इसकी वजह से कठोर और दृढ़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इनका घनत्व द्रवों एवं गैसों की तुलना में बहुत अधिक होता है। अब ये जो वर्ड है यहां पर समझना, घनत्व। घनत्व मतलब घनी आबादी। नाम से ही सब कुछ पढ़ा हुआ, ध्यान रखना स्टूडेंट, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है घनत्व। अब मुझे आप बताओ, अणुओं की जो घनी आबादी है वो ठोस में ज्यादा होती है, द्रव में होती है या गैसों में? अब ये लोग तो आप जानते हो ना कि ये मार्कर है सर, इसमें तो अणुओं के आर पार देख भी नहीं रहा। आप द्रव लोगे तो उसमें अणु थोड़े दूर दूर होते हैं, जैसे कि आपने 9th क्लास में परिभाषा पढ़ ली थी, और अणु बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं, वो तो बिल्कुल पास ही नहीं आते। इसका मतलब यहां पर अगर मैं घनत्व का क्रम लिखूं, किसका क्रम लिखूं? घनत्व का क्रम। सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा बेटा? ठोस का। देन उसके बाद घनत्व किसका ज्यादा होगा बेटा? द्रव का। और उसके बाद घनत्व किसका ज्यादा होगा बेटा? गैस का। ठीक है, तो ये हो गया घनत्व का क्रम। सबसे ज्यादा घनत्व ठोस का, फिर गैस का, फिर द्रव का और फिर गैस का। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, चौथी प्रॉपर्टी, इनकी एंट्रोपी का मान शून्य होता है। सर ये एंट्रोपी वर्ड क्या होती है? आपने सुना तो है, बहुत सारे बच्चों को मतलब नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं एंट्रोपी का मतलब क्या होता है। ये जो एंट्रोपी है
ये अणुओं की अव्यवस्था को नापती है। अणु की अव्यवस्था माप होती है। माप मतलब मापती है। मुझे आप बताओ, ठोस, द्रव और गैस में से अणु सबसे ज्यादा पास किसमें होते हैं? ठोस में। जब अणु जितना ज्यादा पास होगा, क्या वो डिस्टरबेंस होगा? क्या इधर उधर भगेगा? नहीं भगेगा ना। इस मार्कर को मैं फर्श पे फेंक देता हूं तो अब भी मार्कर के अणु एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं, लेकिन अगर मेरे हाथ में पानी का ग्लास होता तो अणु इधर उधर मेरे हाथ पर चिपक जाते। अगर मेरे हाथ में कहीं गैस होती तो गैस के अणु जैसे ही हाथ को टच करते उड़ जाते। इसका मतलब सबसे ज्यादा अणु अव्यवस्थित कहां पर होते हैं? गैस पर। इसलिए सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होती है? गैस की। उसके बाद अणु सबसे कम किसके होते हैं? व्यवस्थित, द्रव के। और जिसके अणु पर अव्यवस्था पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब जिसके अणु बिल्कुल निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, वो कौन होता है? ठोस। ठोसों में बिल्कुल भी अणुओं की अव्यवस्था नहीं पाई जाती, ना के बराबर पाई जाती है। ऊष्मागतिकी जो आपका चैप्टर है 6-11 क्लास में, उसका तीसरा नियम भी होता है कि एक शुद्ध ठोस की एंट्रोपी का मान 0 होता है। मतलब एक रियल सॉलिड, वास्तविक ठोस उसे ही कहेंगे जिसकी एंट्रोपी जो है वो कितनी हो? 0 हो। समझ गए ना? क्योंकि एंट्रोपी का मतलब होता है आपकी अणुओं की अव्यवस्था, जो कि ठोसों में बहुत कम या ना के बराबर पाई जाती है, उसके बाद द्रव में पाई जाती है, और सबसे ज्यादा जो पाई जाती है कहां पाई जाती है बेटा? गैसों में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ठोस असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब समझ लो, ना दबने वाले। इस मार्कर को मैं दबा रहा हूं, क्या ये दब रहा है? क्या मैं इसे प्रेशर लगा रहा हूं, क्या इसकी आकृति में कोई फर्क आया? क्या नहीं आया ना। क्यों नहीं आया? क्योंकि ठोसों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होने से ये जो है बहुत अधिक मजबूत आकृति में खुद को ग्रहण कर देता है, जिसकी वजह से ये असंपीड्य होते हैं, अर्थात ये नॉन कंप्रेसिबल। इन पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी और लिखाना चाहूं तो इनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता। इनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है। समझ रहे हो? क्या आपको लगता है ये मार्कर के अणु दिन में ऐसे हैं, रात को इसके अणु बह के नीचे की तरफ आ जाएंगे? नहीं होगा ना ऐसा। इसका मतलब ठोस ना तो सर इन पर दाब का कोई प्रभाव पड़ेगा, ना ही इनमें बहने का गुण पाया जाता है। ये बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं, अणु बहुत पास पास होते हैं। क्यों होते हैं हम रीजन जान चुके हैं। आकार एवं आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। और इनकी एंट्रोपी का मान कितना होता है? 0 होता है। घनत्व भी इनका बहुत ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा घनत्व ठोस का, फिर द्रव का, फिर गैस का, और एंट्रोपी सबसे ज्यादा गैस की, फिर द्रव की और ठोस की। तो ये जो मैंने आपको 6 पॉइंट लिखा है, आगे आप बहुत सारे लिख सकते हो। आपके मन में जो भी पॉइंट आए, किसी भी ठोस को देख के जो पॉइंट आए आप लिख सकते हो, वो सभी क्या होंगे? ठोसों के गुण। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं ठोसों के प्रकार। तो चलो आप यहाँ तक कॉपी कर लो और फिर आप पढ़ेंगे ठोसों के प्रकार। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है ठोसों के प्रकार। हेडिंग डाल देना। ठोसों के प्रकार आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को इसके बाद 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आणविक क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस, सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस। याद रखना, ये चारों आपको याद होने चाहिए। आणविक क्रिस्टलीय ठोस, देखो क्योंकि ये क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण है, इसलिए इनके नाम में भी क्रिस्टलीय आ रहा है। आणविक क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस, सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस। अब ये जो आणविक क्रिस्टलीय ठोस है, आगे 3 भागों में बांटा गया है। ध्रुवीय, क्योंकि अब ये आणविक का प्रकार है तो इसलिए ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस, और आपका ये जो है वो है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक क्रिस्टलीय ठोस। अब जो है हम नेक्स्ट बात करते हैं इनके प्रकार की। सर इनको पढ़ना कैसे? तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम
क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, और क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार के बाद हम करेंगे इन दोनों पे बनने वाले बोर्ड की क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का अध्ययन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, ये जो दोनों ठोस हैं इनके ऊपर बोर्ड में हर 2-3 साल में 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले इन दोनों की तुलना करेंगे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। वीडियो को रोक के पहले इनके जो प्रकार हैं वो लिख लेना, उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। मैंने आपको बॉन्ड क्लीवेज पढ़ाया था, बंध विखंडन, तो मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री में 95% ऐसी चीजें होती हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होती है। ऐसे ही क्रिस्टलीय ठोसों के बिल्कुल विपरीत कौन से ठोस होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्रिस्टलीय ठोसों को पढ़ेंगे, और इसमें जो भी हम पढ़ लेंगे उसके बाद जितनी भी चीजें होंगी वो सारी उल्टी हो जाएंगी। किसमें हो जाएंगी? अक्रिस्टलीय ठोस में। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलीय ठोस। स्टूडेंट्स, बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। इन ठोसों की आकृति एवं ज्यामिति क्या होती है? निश्चित होती है। यार आप खुद सोचो 1 मिनट के लिए, अगर अणु एकदम निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित है, निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, तो आपको आकृति और ज्यामिति भी कैसी मिलेगी? निश्चित। लेकिन इसमें अगर अणु अनिश्चित क्रम में है तो आपको आकृति भी कैसी मिलेगी? अनिश्चित मिलेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्लियर। फोर्थ पॉइंट, इन ठोसों के गलनांक एवं क्वथनांक के मान तीक्ष्ण होते हैं। तीक्ष्ण समझ लो, जैसे हम इनको गर्म करते हैं ना, कोई भी चीज इसको गर्म करते हैं, गलनांक इसको गलाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये इन ठोसों की एक स्पेशलिटी होती है, एक विशेषता होती है कि एक टेम्परेचर के एक फिक्स वैल्यू पे जाके बॉयल हो जाते हैं या फिक्स वैल्यू पे जाके मेल्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं। समझ रहे हो ना? तो तीसरे का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक फिक्स पॉइंट पर। तो इन ठोसों के गलनांक एवं क्वथनांक के मान क्या होते हैं? तीक्ष्ण होते हैं, फिक्स होते हैं। और इनके क्या होते हैं? तीक्ष्ण नहीं होते, तीक्ष्ण नहीं होते हैं। आपको मैंने 8 पॉइंट लिखा दिए, आप पढ़ते टाइम इन 8 को खुद से लिखोगे। अगर आप इनसे पढ़ के इनको उल्टा करके लिख पा रहे हो तो आपको समझ आ रहा है, वरना कोई मतलब नहीं पढ़ने का। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट पॉइंट बात करता हूं 5वें पॉइंट की। इन ठोसों में स्पष्ट विदलन पाया जाता है। विदलन का मतलब क्या होता है? अर्थात इन ठोसों को धारदार औजार से काटने पर हमें चिकनी सतह प्राप्त होती है। ध्यान समझो, ये तो सर सिंपल सा एग्जांपल है। अगर मैं पनीर ले लूं और पनीर धारदार औजार, मैंने चाकू ले लिया, काट दिया, तो जैसे ही पनीर को काटता हूं तो काटने पर जो सतह मिलती है कैसी मिलती है? चिकनी मिलती है। इसका मतलब क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है स्पष्ट विदलन। तो यहाँ पर कौन सा विदलन पाया जाएगा बेटा? अस्पष्ट विदलन। कौन सा पाया जाएगा? अस्पष्ट विदलन। अर्थात इन ठोसों को काटने पर हमें चिकनी की जगह कैसी सतह मिलेगी? खुरदरी सतह। कैसी मिलेगी बेटा? खुरदरी सतह। समझ आ रहा है? अगर मैं ठोसों को प्रॉपर धारदार औजार से काटने पर मुझे एकदम चिकनी, एकदम बिल्कुल मुलायम सतह मिल रही है, तो कौन सा ठोस होगा? क्रिस्टलीय ठोस। और अगर मेरे को खुरदरी सतह मिल रही है तो कौन सा होगा? अक्रिस्टलीय ठोस। बिल्कुल उल्टा है। पनीर का एग्जाम्पल समझ सकते हो, पनीर को काटा, पनीर काटने पर आपको चिकनी सतह मिली, तो सर कौन सा होगा? क्रिस्टलीय। ठीक है, इधर तुम किसी मिश्री को देख सकते हो, मिश्री देखी होगी, मिश्री में जानते हो आप बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ सी होती है, तो उसको काटने पर सतह कैसी मिलेगी? खुरदरी मिलेगी। नेक्स्ट बात करें हम, इन ठोसों का शीतलन वक्र असतत होता है, तो इनका कैसा होगा? सतत होगा। इनका शीतलन वक्र कैसा होगा? सतत होगा। इनमें विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है, तो इनमें कौन सा पाया जाएगा? समदैशिकता का गुण। समदैशिकता का गुण। दोनों पॉइंट उल्टे हो गए। इन्हें वास्तविक ठोस भी कहा जाता है, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? आभासी ठोस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आभासी ठोस। ठीक है, आभासी ठोस का मतलब ये नहीं कि आभास से प्राप्त होते हैं, मतलब एक तरह से ये तो पर्टिकुलर रियल मीनिंग होता है ठोस का। हाँ, ये ठोस है, वास्तविक ठोस। इन्हें आभासी ठोस का मतलब है इनकी कैटेगरी थोड़ी अलग होती है। इंग्लिश में इसे स्यूडो सॉलिड्स भी कहते हैं।
क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड्स। स्यूडो सॉलिड्स का मतलब ये ठोस जैसे होने चाहिए उस तरह के नहीं होते हैं, ये अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, ये अच्छी क्वालिटी के होते, ऐसे समझ सकते हो। तो अब मैं एक बार रिवाइज करा दूँ। इनमें अणु एक निश्चित क्रम में, बोलो अनिश्चित क्रम, दीर्घप्रासी व्यवस्था पाई जाती है इनमें, उनमें लघुपरासी। इनमें आकृति ज्यामिति कैसी होती है, निश्चित, उनमें अनिश्चित। गलनांक एवं क्वथनांक मान तीक्ष्ण, उनमें तीक्ष्ण नहीं होते हैं। धारदार औजार से काटने पर क्या पाया जाता है, स्पष्ट विदलन, उनमें अस्पष्ट विदलन पाया जाता है। काटने पर सतह कौन सी मिलेगी, चिकनी, उनमें खुरदरी मिलेगी। इन ठोसों का शीतलन वेग कैसा होता है, असतत, उनका सतत होता है। इनमें कौन सा गुण, विषमदैशिकता, इनमें समदैशिकता। और इन्हें वास्तविक ठोस होने के होते हैं आभासी ठोस या स्यूडो सॉलिड्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं हम 2 पॉइंट की, और वो 2 पॉइंट हैं 6 और 7। तो इन पॉइंट्स को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो असतत वाला और एक विषमदैशिकता वाला, तो इन पॉइंट्स को हम क्वेश्चन के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी मैंने अभी बता दिया है क्रिस्टलीय और विकृत ठोसों में अंतर। तो आपको 8 पॉइंट अच्छे से लिख देने हैं, लिखने के बाद आपको पढ़ना है, और आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इन 2 पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा थोड़ा। तो चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट। इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों के साथ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ शेयर करें। कोई डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज करना है, ओनली कॉल नहीं करना है। और 8741810330। और कोई भी अगर सजेशन, कोई कमी लिख रही हो तो आप मुझे उस व्हाट्सएप करके बता सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस।